नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीव विज्ञान का हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं टॉपिक वाइज यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी 2021 के लिए, उसका जो भाग 2 है आज हम कंप्लीट करेंगे तथा भाग 2 में आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव रक्त का। तो इस टॉपिक को आज हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। पहला जो जीव विज्ञान का टॉपिक था हमारा, उसमें हमने कोशिका से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उसको हमने डिस्कस किया था पूरे डिटेल में, तथा आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त को। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी याद रखनी पड़ेगी मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपके सामने लिखे हुए इनको आपको याद रखना है, इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो पहला फैक्ट क्या है कि हमारा जो रक्त होता है, ह्यूमन का जो ब्लड होता है, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तो मानव रक्त जो होता है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके बाद मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है, जिसे भी आप याद देखिएगा। मानव शरीर में जो है रक्त की मात्रा जो होती है शरीर के भार का लगभग 7% होती है, जिसे भी आपको याद रखना है। रक्त जो होता है एक प्रकार का क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, जिसे आप याद रखिएगा। रक्त जो है एक प्रकार का क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान होता है 7.4। तो फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद एक वयस्क मनुष्य में औसतन जो है 5 से लेके 6 लीटर रक्त पाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें जो है औसतन 5 लीटर से लेके 6 लीटर तक रक्त मिलता है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर जो रक्त होता है वह कम होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। महिलाओं में जो है पुरुषों की तुलना में आधा लीटर जो रक्त होता है वह कम पाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो रक्त होता है, जो मानव का रक्त होता है, ये 2 प्रकार के पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। पहला आपका प्लाज्मा मिलता है, उसके बाद ब्लड सेल्स मिलती हैं। तो इन दोनों के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो जो प्लाज्मा होता है यह एक रंगहीन तरल होता है, इसे आप याद रखिएगा। जो प्लाज्मा होता है यह एक रंगहीन तरल होता है तथा इसका अधिकाधिक भाग जो होता है लगभग 90% जल होता है। आप याद रखिएगा, प्लाज्मा जो है लगभग इसमें 90% जल पाया जाता है, जैसे आपको याद रखना है। जो प्लाज्मा होता है इसमें 90% जल मिलता है। इसके बाद इसमें अनेक प्रोटीन भी पाए जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। प्लाज्मा में अनेक प्रकार के प्रोटीन भी मिलते हैं। इसके बाद जो प्लाज्मा होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एवं अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। जो प्लाज्मा होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एवं अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन तथा फाइब्रिनोजन यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन इसे आप याद रखिएगा। यकृत में ये कुछ आपके प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं जो इस प्रकार हैं: ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन तथा फाइब्रिनोजन। इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, यहाँ पे अब हम बात करेंगे रक्त कोशिकाओं के बारे में, यानी कि ब्लड सेल्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लड सेल्स का टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका हो गया आरबीसी, इसके बाद आपका हो गया डब्ल्यूबीसी और इसके बाद आपका हो गया प्लेटलेट्स। इन तीनों से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये गोलाकार होती हैं तथा इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है, जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण जो होता है रुधिर का जो रंग होता है वह लाल होता है, इसे आप याद रखिएगा। हमारे खून का जो रंग लाल होता है यह हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण होता है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद जो आरबीसी होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जो निर्माण होता है बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, इससे आप याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है यह अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद ये ऑक्सीजन के वहन का कार्य करती है, इनसे आपको याद रखना है। जो आरबीसी होती है ये ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के वहन का जो कार्य है यह लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद इनका जो टाइम पीरियड होता है, जीवन काल होता है, यह लगभग 120 दिन का होता है, इससे आप ध्यान दीजिएगा। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जो जीवन काल होता है यह लगभग 120 दिन का होता है। इसके बाद रक्त का जो पीएच मान होता है मैंने आपको बताया था
7.35 से लेके 7.45 के बीच होता है, जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसे आप याद रखिएगा, इनका कब्रगाह किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रगाह या प्लीहा को कहा जाता है, जैसे आप याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रगाह या प्लीहा को कहा जाता है। इसके बाद वाइट ब्लड सेल्स के बारे में ये बात कर लेते हैं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये अनियमित आकार की व केंद्रक युक्त होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रक्त में आरबीसी की अपेक्षा डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वह कम होती है, यानी कि ह्यूमन ब्लड में आरबीसी की अपेक्षा जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनकी संख्या जो है कम होती है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनका मेन कार्य क्या होता है, संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करना, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये संक्रमण से शरीर को बचाते हैं, यानी कि संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। वही हमने आरबीसी के बारे में क्या पढ़ा था, तो जो आरबीसी होती है ये ऑक्सीजन के वहन का कार्य करती हैं, तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये रक्त कोशिकाओं में सबसे लंबी होती हैं, आप याद रखिएगा। जितनी भी हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें जो डब्ल्यूबीसी होता है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये सबसे लंबी होती हैं। इसके बाद इनका जो जीवन काल होता है 10 से लेके 13 दिन का होता है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है यह 10 से लेके 13 दिन का होता है। वही हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, तो इसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला क्या है, तो इसके बाद जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, इनका जो निर्माण है लसिका गांठों, प्लीहा तथा थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, इसे आप याद रखिएगा। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, इसके बाद आप याद रखिए तीनों का, डब्ल्यूबीसी का भी, इसके बाद आरबीसी का, और इसके अलावा आपका प्लेटलेट्स जो होते हैं, इन तीनों का जो निर्माण होता है लसिका गांठों, प्लीहा तथा थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा में होता है, तो इनको आपको याद रखना है। तथा ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, आप याद रखिएगा, जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये एंटीबॉडी तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती हैं, तो हमको याद रखना है। जो आपका एंटीबॉडी होती हैं, ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये एंटीबॉडी तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनकी जो संख्या एड्स नामक बीमारी में कम हो जाती है, यानी कि एड्स की जो बीमारी होती है उसमें जो है डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वह घटकर बहुत कम हो जाती है, यानी कि जो प्रतिरक्षा जो प्रदान करते हैं डब्ल्यूबीसी, उनकी जो संख्या होती है एड्स की बीमारी में काफ़ी कम हो जाती है, जिस कारण से जो मनुष्य होता है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसे आपको याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी है। तो ये सूक्ष्म एवं रंगीन होते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये सूक्ष्म एवं रंगीन होते हैं। इसके बाद इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके बाद इनका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, इसे आप याद रखिएगा। आपका डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का और प्लेटलेट्स, इन तीनों का जो निर्माण होता है यह अस्थि मज्जा में होता है, जैसे आपको याद रखना है। इसके बाद ये रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं, यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती हैं, रक्त कोशिकाओं की मरम्मत में, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत में सहायता करती हैं तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं, ये प्लेटलेट्स, जिसे आप याद रखिएगा। तथा प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है यह 3 से 5 दिन का होता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। वहीं हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में देखा था, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 10 से लेकर 13 दिन। वहीं हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था, आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है, इनको प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है कहाँ पे होती है, प्लीहा में होती है, इसे आप याद रखिएगा। प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है, इनका मृत्यु कहाँ पे होती है, तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो इसे आपको याद रखना है। यानी कि प्लीहा में और किसकी मृत्यु होती है, प्लीहा किसका कब्रगाह कहा जाता है, तो आरबीसी का जो कब्रगाह होता है वह प्लीहा को कहा जाता है। तो यानी कि आरबीसी का और आपका प्लेटलेट्स का कब्रगाह जो है प्लीहा को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो रक्त कोशिकाओं से रिलेटेड यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम रक्त
मानव रक्त से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनको आगे जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिटेल में उसको हम कवर करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वह MCQs पर आधारित होगा मानव रक्त से रिलेटेड। तो चलिए आज के सेशन को यही ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।